गोइंग लाइव आ रहे हैं। सर ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ੁਰੂ। दो बारी? ਹਾਂਜੀ नहीं नहीं मैम, स्टार्ट हो गया लाइव, चेक करो। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ
Good afternoon, everyone. This is Pradyuman Garg, advocate. So, firstly, I'm thankful to Law Department, Government Mahindra College, Patiala, Dr. Simrat Kaur, the Principal, Law Department, Dr. Joginder Paul, HOD, Law Department, Dr. Sanjeev Mehta, Teacher in Charge, Law Department, and Rajveer Ma'am, Assistant Professor, Law Department, Government Mahindra College, Patiala, for giving me this opportunity to share today's topic, that is drafting and crafting skills, with you. As told by the organizers of the college, for the convenience of you all, I will be speaking in Hindi and English so that it would be comfortable to one and all. So आज का हमारा टॉपिक है ड्राफ्टिंग एंड क्राफ्टिंग स्किल्स. बिफोर आई स्टार्ट, मैं आप सबको ये कहना चाहूँगा कि किसी को कोई भी क्वेरी होती है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है और बाद में मुझे बता सकता है कि ये उनकी क्वेरी है, और अकॉर्डिंग टू मी अगर मैं आपकी जो क्वेरी है सॉल्व कर सकता हुआ तो डेफिनेटली आई विल आंसर इट. सो टुडेस टॉपिक इज ड्राफ्टिंग. जो ड्राफ्टिंग वर्ड है इसकी कोई ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है, कहीं भी किसी भी लॉ में डेफिनेशन नहीं प्रोवाइड की है, बट अकॉर्डिंग टू मी मैं आपको इसकी एक स्टोरी बताता हूँ जो कंपैरिजन करते हैं हम पेंटर की लाइफ से. आपने देखा होगा जो पेंटर है, जो पेंटिंग कैनवस होता है ब्लैंक होता है, जो पेंटर है पेंटर अपने टूल्स के साथ, पेंट ब्रश के साथ, पेंट के साथ, पेंटिंग कैनवस के साथ उस ब्लैंक को अपने थिंकिंग प्रोसेस के साथ उसको ब्यूटीफुल एक पिक्चर ड्रॉ कर देता है, एक इमेज क्रिएट कर देता है. और उस इमेज को जब हम देखते हैं उनसे हम एक इन्फ्रेंस ड्रॉ करते हैं, एक इमेजिन करते हैं कि जब वो पेंटिंग पेंटर ने बनाई होगी उसका क्या थिंकिंग प्रोसेस होगा, उसके माइंड को हम पढ़ सकते हैं. सिमिलरली जो लॉयर है, जो एडवोकेट है, वो भी जो उसके बेसिक टूल्स हैं, कौन से टूल्स हैं? वर्ड्स, लीगल टर्मिनोलॉजी, लीगल लैंग्वेज, जजमेंट्स, केस लॉज, जो इन टूल्स के साथ वो केस को प्रिपेयर करते हैं, ड्राफ्ट करते हैं अपने क्लाइंट के लिए और उसको वो प्रेजेंट करते हैं, उस सब के कलेक्शन को हम कहते हैं ड्राफ्टिंग. सो जिस तरह पेंटर के टूल्स हैं पेंट ब्रश, कैनवस, सिमिलरली जो लॉयर के टूल्स हैं उसके वर्ड्स, लीगल टर्मिनोलॉजी, लीगल लैंग्वेज, कमांड ओवर लॉ, नॉलेज ऑफ फैक्ट्स, ये उसके टूल्स हैं. जैसे आप कॉलेज के स्टूडेंट्स हो, जब लॉ कंप्लीट करोगे आप कोई ना कोई लॉ ऑफिस ज्वाइन करता है आफ्टर कंप्लीटिंग द लॉ ग्रेजुएशन. जब हम कंप्लीट करते हैं लॉ, जब किसी का हम लीगल ऑफिस लॉ ऑफिस को ज्वाइन करते हैं तो जाते ही सबसे पहले जिसके ऑफिस को हम ज्वाइन करते हैं वो एडवोकेट हमें कहता है कि आपको ड्राफ्ट करना आता है,
या आपने कभी ड्राफ्ट की है? तो उस टाइम जो यंग लॉयर्स होते हैं वो ये फील करते हैं कि यार हमें तो ड्राफ्टिंग ही नहीं करनी आती, हमें ये पता ही नहीं हाउ टू ड्राफ्ट। तो मैं आपको एक चीज ये पहले कहूंगा, कभी भी इस प्रोफेशन में आपने घबराना नहीं है। ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट, बी पॉजिटिव, एंड एक ये जज्बा लेके चलना है कि यस यू कैन डू इट, यस वी कैन डू इट। और कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो पॉसिबल नहीं है, यस यू कैन डू इट। और आपने लीगल ड्राफ्टिंग और ड्राफ्टिंग से पहले, लीगल ड्राफ्टिंग से पहले आपने पहले भी इस चीज को ड्राफ्ट किया है। अगर आप अपने बैक डेज में जाओ, स्कूल डेज में जाओ, वहां पे एक लेक्चर होता था, हमारा इंग्लिश का लेक्चर होता था, वहां पे हमें नोटिस राइटिंग पढ़ाते होते थे। कहते थे कि नोटिस राइटिंग लिखो 50 वर्ड्स में, 100 वर्ड्स में। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन टेक एन एग्जाम्पल लाइक कि लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट, कि अगर किसी का कोई टिफिन बॉक्स, लंच बॉक्स गुम हो गया तो उसके बारे में आप लिखो कि क्या लिख सकते हो। उसमें हम लिखते थे कि ये लंच बॉक्स था मेरा, ये इसका ये कलर था, रेड कलर था, ब्लू कलर था, मिकी माउस स्टाइल था। उसके डिस्क्रिप्शन लिखते थे और कब वो लॉस्ट हुआ है, कि ड्यूरिंग लंच ब्रेक हुआ है, उससे पहले हुआ है, क्लासरूम में हुआ है, अगर हम स्कूल वैन में हुए, वो हम डिस्क्रिप्शन लिखते थे। वहां पर टीचर हमें यही समझाते थे कि यू मस्ट बी स्पेसिफिक, कि कब गुम हुआ है, उसकी क्या डिस्क्रिप्शन है, वो ही हमने लिखनी है। ऐसे तो नहीं था कि हमने मान लो 2 दिन पहले लंच बॉक्स जो आप लेके आते थे वो रेड कलर का था, एक दिन पहले जो लंच बॉक्स लेके आए वो ब्लू कलर का था, जो आज गुम हुआ है वो कोई समथिंग और ग्रीन कलर का था। ऐसे तो नहीं आप उसमें डिस्क्रिप्शन में लिखोगे कि ग्रीन कलर का था जी मैं पहले यूज करता था, ग्रीन कलर का, फिर रेड का, बट जो आज गुम हुआ है वो कोई और कलर का। ऐसा नहीं होगा, स्पेसिफिक होता है उसमें। सिमिलरली जो ड्राफ्टिंग है, जो ड्राफ्टिंग के टिप्स हम आगे डिस्कस करेंगे, वो भी बड़े स्पेसिफिक होते हैं, कंसाइज होते हैं, जो अपना अंडरस्टैंडेबल हो, बड़े ही, जिसको कहते हैं बड़ी ट्रू मीनिंग, जिससे जिससे अगर ले मैन भी उस ड्राफ्टिंग को पढ़े उसे समझ जाए कि उस ड्राफ्टिंग में क्या लिखा हुआ है। तो मैं आपको अपनी एग्जांपल बताता हूँ कि जब मैंने भी, मैं नो डाउट मैं समझ सकता हूँ कि जब भी हम ड्राफ्टिंग इनिशियली फर्स्ट टाइम लिखते हैं या ड्राफ्ट करते हैं तो हमें थोड़ा सा एक हिच रहती है, थोड़ी सी हेजिटेशन होती है कि कैसे लिखना कैसे नहीं। रादर जब मैंने भी स्टार्टिंग में ड्राफ्ट करना शुरू किया था, मैंने जो मेरे सीनियर कोलीग्स थे, दोस्त थे, मैंने उनसे ड्राफ्ट मंगवाए, और जो मेरा केस था मैंने उसको कंपैरिजन किया कि हाँ यार उस ड्राफ्ट में क्या कमी है, मेरे ड्राफ्ट में क्या कमी है, कंपैरिजन किया, फिर उसको 3-4 बार रिवाइज करके फिर एक ड्राफ्ट बनाया। और जब आप ड्राफ्ट बना लेते हो आपको एक बड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि यस मैंने आज यार इतनी मेहनत करके ड्राफ्ट बनाया, यस आई कैन डू इट, आई कैन ड्राफ्ट इट। सो कभी भी अपने सीनियर्स को पूछो, आप कभी भी ये नहीं अपने हेजिटेशन करनी कि हाँ यार वो मेरा सीनियर है मैं क्यों उनसे पूछूं। अपने दोस्त हैं, जो आपके कोलीग्स हैं, जो भी टीचर्स हैं, उनसे आप डिस्कस करो कि मैम कैसे ड्राफ्ट करते हैं, कैसे सर ड्राफ्ट करते हैं। जब आप प्रैक्टिस में आते हो, जो आपके सीनियर्स हैं, बिकॉज जो हमारा प्रोफेशन है बड़े ही कोऑपरेटिव हैं, ऑल एडवोकेट्स आर वेरी कोऑपरेटिव, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं, तो कोई भी आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज हम ड्राफ्टिंग को हम 2 तरीकों से इसको डिस्कस करेंगे। एक जो ड्राफ्टिंग है इन कंटेक्स्ट ऑफ कोर्ट, फॉर एग्जांपल जैसे हम प्लेंट फाइल करते हैं, रिटन स्टेटमेंट फाइल करते हैं, रिटन स्टेटमेंट होती है, रेप्लिकेशन होती है, रीजॉइंडर होता है, पिटिशंस होती हैं, अदर एप्लीकेशंस, ये होती है इन कंटेक्स्ट ऑफ कोर्ट। एक ड्राफ्टिंग होती है अदर देन कोर्ट्स। फॉर एग्जांपल कोई हमने किसी कोई एमएनसीज हैं, कंपनीज हैं, उनके लिए ड्राफ्ट क्रिएट करना है, उनके लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, या कोई विल ड्राफ्ट करनी है, या कोई लीगल नोटिस ड्राफ्ट करना है, या कोई रिप्रेजेंटेशन ड्राफ्ट करनी है, दैट इज अ डिफरेंट ड्राफ्ट। तो फर्स्टली हम यही टेकअप करेंगे जो ड्राफ्टिंग है इन कंटेक्स्ट ऑफ, नॉट इन कंटेक्स्ट ऑफ कोर्ट्स, रादर अदर देन कोर्ट्स। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वी कैन टेक कॉन्ट्रैक्ट्स। जैसे अगर आप कोई किसी लीगल एडवाइजर हो किसी एमएनसीज के, किसी कंपनीज के, वो कंपनीज आपको कहती है, कंपनी कहती है कि आप जी हमें ड्राफ्ट बना के दो कॉन्ट्रैक्ट का, जो हमने अपने एम्प्लॉयज के साथ करना है, या जो हमने किसी के साथ डीलिंग करनी है, ट्रांजेक्शन करनी है, उनके साथ ड्राफ्ट करना है, आप हमें वो ड्राफ्ट प्रिपेयर करके दो। उन्होंने अपने लीगल एडवाइजर को कहा, लीगल काउंसिल को कहा, अपनी लीगल टीम को ये बनाने के लिए कहा। उसमें लीगल टीम सबसे पहले जो उसकी कंपनीज हैं उसके बारे में लिखेगी, जो टर्म्स एंड कंडीशंस हमने इनकॉर्पोरेट करना है वो लिखेगी, या उसमें मान लो कंपनी कहती है कि हमने कभी भी लिटिगेशन में नहीं जाना, हमारा अगर कोई डिस्प्यूट राइज होता है
बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर या किसी और के साथ, थर्ड पार्टी के साथ, वी विल ऑलवेज प्रेफर आर्बिट्रेशन। तो उसमें हम एक आर्बिट्रेशन क्लॉज मेंशन करेंगे कि अगर कोई डिस्प्यूट राइज होता है किसी भी आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो हम हमेशा उसको आर्बिट्रेशन क्लॉज में जाएंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले जो कंपनी लॉज हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, उसकी सारी जो लॉ है, जो प्रोविजंस है, उसके बारे में पता होना चाहिए। वो कैसे पता होगा? हमें कॉन्ट्रैक्ट में पता है कि कौन सा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, कौन सा वर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है और कौन सा वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में बताया कि एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, किसी की जो कंसेंट है वो कॉर्जन से, फ्रॉड से, अनड्यू इन्फ्लुएंस से, मिस रिप्रेजेंटेशन से हमने नहीं लेनी। अगर ऐसे लेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट वर्डेबल है। इन चीजों को, ड्राफ्ट को प्रॉपरली बनाने के लिए जो लॉ पर कमांड है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और वो तब होगी अगर जो हम बेयर लैंग्वेज है लॉ की, जो बेयर एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है या कोई भी चीज है, अगर हम उस पर कमांड रखेंगे तो हमारी लॉ पर कमांड बन जाएगी। उसके लिए रिसेंट इतने केस लॉज होते हैं, कोई सेक्शन है उसके केस लॉज हैं, उनको जरूर पढ़ो। उनको जरूर पढ़ने से ही हमें पता लगेगा कि लॉ क्या कहता है। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल जैसे बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट के बाद आता है विल, वसीयत। इसको वसीयत कहते हैं हम। इसके लिए एक बड़ी फेमस सेइंग है, वेयर देर इज ए विल देर इज अ डिस्प्यूट, वेयर देर इज अ विल देर इज अ लॉ सूट। जहां भी वसीयत होगी वहीं पर हम देखते हैं लिटिगेशन होती है। वो क्यों लिटिगेशन होती है? क्योंकि जो विल है वो एज पर लॉ, जो लॉ कहता है कि हमने इसको कैसे ड्राफ्ट करना है, वो उसके अकॉर्डिंग नहीं बनी होती, उसके अकॉर्डिंग नहीं ड्राफ्ट होती, जिसके कारण उस विल के बेसिस पर आगे लिटिगेशन होती है। जैसे लॉ कहता है कि विल में अगर कोई टेस्टेटर है, उसने प्रॉपर मेंशन करना है कि अगर उसके कितने बच्चे हैं, किसको उसने इंक्लूड किया है अपनी विल में, किसको एक्सक्लूड किया है, किसकी प्रॉपर्टी किसको जाएगी, कितने शेयर जाएगा, उसको प्रॉपर्ली मेंशन करना है। एंड इट मस्ट बी अटेस्टेड बाय 2 विटनेसेस, ये लॉ कहता है। अगर लॉ के अकॉर्डिंग हम विल बनाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर लॉ के अकॉर्डिंग हम विल नहीं बनाते तो जो मैंने आपको सेइंग कहा है, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए लॉ सूट, क्योंकि जिसको आपने एक्सक्लूड कर दिया, फॉर एग्जाम्पल एक एक्स है, उसके 4 बच्चे हैं, 3 बेटे और एक बेटी है। उसने कहा कि मैंने 3 बंदों को प्रॉपर्टी देनी है, 2 बच्चों को, 2 सन्स को और एक डॉटर को, और जो मेरा थर्ड सन है मैंने उसको एक्सक्लूड करना है। तो उसमें विल में उन्होंने क्या किया, जो 2 बच्चे हैं उसका नाम लिख दिया ए बी, और जो डॉटर है उसका डी लिख दिया, और सी के बारे में लिखा ही नहीं कुछ। तो जो सी है कल को चैलेंज कर देगा कि मुझे तो एक्सक्लूड किया ही नहीं है, तो मुझे अपना जो विल है ये फॉर्स्ड विल है, ये अंडर फोर्स बनी है, ये अंडर कोर्जन बनी है, इसको वो चैलेंज कर देगा। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल 4 बच्चे हैं, एक कोई प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जाम्पल 10 एकड़ लैंड है इन सम विलेज, 10 एकड़ लैंड है। तो फादर ने क्या किया, उस प्रॉपर्टी को कह दिया कि इस प्रॉपर्टी का सबको इक्वली डिवाइड हो जाएगी, 2.5 एकड़, 2.5 एकड़, 2.5 एकड़, 2.5 एकड़, वो डिवाइड कर दी। फादर साहब की उनकी डेथ होगी। डेथ के बाद जब वो प्रॉपर्टी एग्जीक्यूट करवाने गए विलेज में, उन्होंने देखा कि हमें 2.5 एकड़ तो सबको हमने अलॉट कर दिया, बट कौन सा पोर्शन किसको अलॉट किया ये उसमें विल में मेंशन हुआ। हम देखते हैं कि प्रॉपर्टी का जब मान लो फॉर एग्जांपल कोई जीटी रोड पर प्रॉपर्टी है, उसका रेट ज्यादा होगा, और जो पीछे होगी प्रॉपर्टी उसका रेट कम होगा। उस विल में ये नहीं मेंशन कि जो 2.5 एकड़, ये तो मेंशन कर दिया कि सबको 2.5 एकड़ लैंड मिलेगी, बट ये कहीं नहीं मेंशन हुआ कि 2.5 एकड़ जो फर्स्ट वाला राइट कॉर्नर है, लेफ्ट कॉर्नर है, वो किसको जाएगा, वो किसको जाएगा। उसके लिए फिर डिस्प्यूट हो गया। तो तभी जो टेस्टेटर है, तभी जो जिसने विल बनानी होती है, वो अपने काउंसिल के पास जाता है, लीगल एडवाइस लेता है कि सर मेरी ये प्रॉपर्टीज हैं, मेरे ये बैंक अकाउंट्स हैं, मेरा ये शेयर है, काइंडली इसको एज पर लॉ, एज पर माई विश इसको बना दो, सो दैट कल को मेरे बच्चों में जो आज उनके आपस में जो एक रिलेशन है, जो प्यार है, वो बाद में कल को वो डिस्प्यूट में ना कन्वर्ट हो। उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए ही जो टेस्टेटर है वो लॉयर के पास जाता है, लॉयर उसको प्रॉपरली उसको ड्राफ्ट करके उनको प्रेजेंट कर देता है। फिर इट्स अप टू द टेस्टेटर कि उसको रजिस्टर्ड करवानी है कि नहीं करवाना, क्योंकि रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी एज पर रजिस्ट्रेशन एक्ट, बट रजिस्ट्रेशन लोग करवा लेते हैं बिकॉज इट इज ए सेफ्टी वॉल्व, क्योंकि ऑथेंटिसिटी हो जाती है कि हाँ प्रॉपर ड्यू प्रोसेस फॉलो किया हुआ है, तो रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं लोग। तो ये चीज है, इन चीजों को बचने के लिए ही तभी हम कहते हैं कि ड्राफ्टिंग की कितनी इंपॉर्टेंस है। ड्राफ्टिंग की इंपॉर्टेंस तभी होगी जब हमें लॉ की बड़ी बारीकी
बड़ी बारीकी जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं उसके बारे में नॉलेज होगी। और वो नॉलेज कैसे आएगी? बेयर एक्ट्स पढ़ के। और बेयर एक्ट्स के बाद जो उसके रिलेटेड जजमेंट्स हैं, कोई भी जैसे विल के लिए कि ये विल अपना सराउंडेड बाय सस्पिशियस सर्कमस्टांस है, कुछ केस को विल को हम जब पढ़ेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं कोर्ट में जिससे जो विल है वो कैंसिल हो जाती है, वो चैलेंज कर देते हैं और कोर्ट उसको डिक्लेयर कर देती है कि इट इज नॉट, दिस विल इज नॉट द लास्ट विश ऑफ द दैट टेस्टेटर। तो इस चीज को हमने टैकल करने के लिए हमें ड्राफ्टिंग इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद हम देखते हैं लीगल नोटिस। कोई भी जब भी हम प्रोफेशन स्टार्ट करते हैं, जब भी हम देखते हैं प्रोफेशन क्या रोज डेली लाइफ में, जब भी कोई क्लाइंट आता है सबसे पहले ये कहता है कि सर हमने लीगल नोटिस भेजना है। हमने लीगल नोटिस तभी भेजेंगे जब हमें उसके बारे में नॉलेज होगी। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लीगल नोटिस ऐसे हैं, कुछ नोटिस ऐसे हैं विच आर मैंडेटरी कि जो आपने भेजने ही भेजने हैं। फॉर एग्जाम्पल इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जब भी किसी का चेक बाउंस होता है, चेक बाउंस होता है, बैंक वाले उनको मीमो देते हैं कि जी चेक बाउंस हो गया ड्यू टू इनसफिशिएंट ऑफ फंड्स। उसके बाद फंड्स के इनसफिशिएंट के कारण हम क्या करते हैं, फिर लीगल नोटिस देते हैं, उसमें लिखते हैं कि आपने हमें चेक इशू किया था, आपकी कोई लाइबिलिटी थी, इन व्यू ऑफ डिस्चार्ज ऑफ योर लीगल लाइबिलिटी यू हैव इशूड चेक नंबर सो एंड सो डेटेड सो एंड सो। हमने अपने बैंक में ये प्रेजेंट किया, प्रेजेंट करने के बाद बैंकर ने हमारे एक मीमो दे दिया, स्टेटमेंट दे दी जिसमें लिख दिया कि आपके अकाउंट में इनसफिशिएंट फंड्स हैं। फिर हम लीगल नोटिस भेजते हैं कि सर अगर आप 15 डेज में हमारी जो पेमेंट है वो हमें पे कर दो, अदरवाइज आई विल अप्रोच द कोर्ट अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो लीगल नोटिस वहां पर तो कंपलसरी, अगर लीगल नोटिस नहीं भेजोगे तो 138 की जो कंप्लेंट है वो मेंटेनेबल नहीं है। सिमिलरली हमें कोई भी अगर कोई मनी सूट है, कोई सिविल सूट है, कोई सर्विस मैटर है, हम उसमें पहले लीगल नोटिस भेजते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने हमारी कोई एम्प्लॉई है, एम्प्लॉय को सैलरी नहीं रिलीज की, तो वहां पर वो सैलरी जो रिलीज नहीं की वो अपने एम्प्लॉयर के अगेंस्ट रिप्रेजेंटेशन देता है या अपने लॉयर के थ्रू एक लीगल नोटिस भिजवाता है कि मैंने जी आपके एज पर द अपॉइंटमेंट लेटर मेरी इतनी सैलरी थी और मैंने अपनी सर्विसेज रेंडर की हैं इस इंस्टीट्यूट को, बट आपने मुझे मेरी सैलरी नहीं पे की, सो काइंडली पे माई सैलरी, अदरवाइज आई विल अप्रोच द ऑनरेबल कोर्ट। तो ये होता है लीगल नोटिस की एक तरह का फर्स्ट, बिफोर अप्रोचिंग द ऑनरेबल कोर्ट हम पहले लीगल नोटिस भेज देते हैं, सो दैट इसे हम कहते हैं प्री लिटिगेशन एक तरह का, कि हम लिटिगेशन से बचें, लिटिगेशन से पहले ही अगर हमारे पैसे आ जाते हैं। क्योंकि एक एक सबको पता है इस चीज के बारे में कि जब हम कोर्ट में जाएंगे वहां पे मैटर लिंगर ऑन होगा। अगर हम सिविल कोर्ट से जीत के या हार गए, फिर अपील में जाएगा, फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट को, दैट कि वहां पर लिंगर ऑन होता रहता है कि अगर लीगल नोटिस से मेरे रिकवरी होती है तो इट इज बेस्ट वे। सिमिलरली हमें हाई कोर्ट में देखा होगा कि हाई कोर्ट में अगर कुछ भी हमने कोई रिट्स फाइल करनी है, जो आपको पता है कि रिट्स आर्टिकल 226 में ऑनरेबल हाई कोर्ट में फाइल करते हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32 में फाइल करते हैं जब भी किसी का कोई फंडामेंटल राइट ब्रीच होता है। ऑनरेबल हाई कोर्ट का भी ये व्यू है कि बिफोर अप्रोचिंग द हाई कोर्ट्स हमने पहले कंसर्न्ड अथॉरिटी को अपनी रिप्रेजेंटेशन देनी है, जो भी उसकी ग्रीवियंस है हमने उनको पहले रखनी है कि सर ये हमारी ग्रीवियंस है, इसको काइंडली आप लुक आफ्टर करो, लुक इनटू करो कि क्या चीज है, सो दैट अगर वो नहीं करते विद इन टाइम बाउंड, मान लो 1 महीने का हमने टाइम दिया कि ये मेरी प्रॉब्लम है, आपने लुक इनटू नहीं की, तो हम हाई कोर्ट में कहते हैं कि सर देखो डिस्पाइट द रिप्रेजेंटेशन गिवन टू द कंसर्न्ड अथॉरिटी दे हैव नॉट टेकन एनी एक्शन टिल डेट। तो हाई कोर्ट भी हमें कहती है कि आपने क्या कोई रिप्रेजेंटेशन दी है, उस रिप्रेजेंटेशन को भी ड्राफ्ट करने के लिए वही बात आती है कि हमें लीगल नॉलेज, फैक्ट्स की नॉलेज, उस केस के बारे में हमें पता होना चाहिए, तभी हम उसको प्रॉपरली वहां पे लीगली उसको ड्राफ्ट कर पाएंगे। इसी तरह इसके अलावा और भी बहुत ड्राफ्ट्स हैं, जैसे ट्रांसफर डीड है, सेल डीड है, और भी कई ड्राफ्ट्स हैं जो हम ड्राफ्ट करते हैं। अगर हम बात करें इन द कंटेक्स्ट ऑफ कोर्ट, हम देखते हैं वहां पे हम प्लेंट फाइल करते हैं, रिटन स्टेटमेंट फाइल करते हैं, उसके बाद रेप्लिकेशन फाइल करते हैं, फिर रीजॉइंडर फाइल करते हैं, ऐसे काफी प्लीडिंग्स हैं। उस प्लेंट, सबसे पहले प्लेंट जो हम ड्राफ्ट करते हैं सिविल कोर्ट्स में, जब भी कोई मैटर होता है सिविल राइट का, जब कोई वायलेशन होती है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्लेंट में जो हमने ड्राफ्टिंग करनी है वो क्या ड्राफ्ट करना है, क्या कौन से रेलिवेंट पॉइंट लिखने हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें, और जो हमें सीपीसी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर ने हमें बताया है कि उस प्लीडिंग्स में, उस जो आपकी प्लेंट है उसमें हर चीज मेंशन होनी चाहिए। सबसे पहले जब भी आपका क्लाइंट आपके पास आता है, आपने पहले उसके फैक्ट्स को
बड़े पेशेंटली सुनना है कि उसके फैक्ट्स क्या कह रहे हो। जो अपनी ग्रीवियंस को आपके पास लेके आया है, हमने उसको बड़े ध्यान से सुनना है कि उसके फैक्ट्स क्या कह रहे हैं, और जो उसने फैक्ट्स कहा है उसके लिए कौन सा लॉ है जो एप्लीकेबल है। फॉर एग्जाम्पल, कोई लैंड लॉर्ड आपके पास आया, वो कहता है कि मैंने अपनी मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने इसको वकेट करानी है, खाली करवानी, जिसे हम कहते हैं खाली करवानी है, वकेट करवानी है, और ये मेरा टेनेंट है, मुझे रेंट भी नहीं दे रहा और वकेट भी नहीं कर रहा, काइंडली मेरी हेल्प करो। उसके लिए आपको पता लग गया कि ये जो क्लाइंट है ये आपको कह रहा है कि ये लैंडलॉर्ड है, इसका एक टेनेंट है, और एक इनका रिलेशनशिप है लैंडलॉर्ड और टेनेंट का, और जो टेनेंट है उसको रेंट भी नहीं पे कर रहा और प्रॉपर्टी भी नहीं उसको खाली कर रहा। तो आपको पता है कि रेंट एक्ट है इसके लिए। अगर रेंट एक्ट के आपको उसके बारे में नॉलेज होगी, तभी आप उसकी जो प्लीडिंग्स है, प्लेंट है, उसको ड्राफ्ट कर पाओगे। जो उसकी पिटीशन है, रेंट पिटीशन है, आपको पता होगा कि वो ड्राफ्ट कैसे करनी है। सिमिलरली मान लो कोई प्रॉपर्टी का मैटर है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, तो आपको पता होना चाहिए कि सीपीसी में मेंशन है कि जहां पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड होती है वहीं पर आपका केस फाइल होगा। ये नहीं है कि प्रॉपर्टी सिचुएटेड है पटियाला में और आपने फाइल कर दिया चंडीगढ़ में, वो आपकी जो प्लेंट है वो रिटर्न हो जाएगी। जिस कोर्ट में आप लगाओगे, वो जो उस कोर्ट का जुडिशियल सिविल जज होगा वो आपकी प्लेंट को वापस कर देंगे विद एंडोर्समेंट कि सर जो आपने गलत आपने कोर्ट में फाइल कर दिया, इसका जो राइट जो है प्रॉपर्टी फाइल करने का वो है पटियाला कोर्ट में। फिर आप पटियाला में जाके फाइल करोगे। प्लेंट जब भी हमने प्लेंट ड्राफ्ट करनी है उसके लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले कि जो बंदा आया है उसका क्या सिविल राइट है जो वायलेट हुआ है। पहले उसका मैं ये, क्योंकि जब एक इंसान का, एक ह्यूमन बीइंग का, एक सिटीजन का एक पहले सिविल राइट होना चाहिए, फिर उसकी वायलेशन होनी चाहिए, फिर उसके पास कॉज ऑफ एक्शन आता है। जैसे मैंने आपको भी कहा है प्रॉपर्टी का, कि कोई मान लो कि प्रॉपर्टी को कोई एक फॉर एग्जांपल एक्स है, उसकी प्रॉपर्टी है, एक वाई है, उसको वहां से वो डिस्पोजेस करने की कोशिश कर रहा है। एक्स का एक सिविल राइट है कि ही इज इन पीसफुल पोजेशन। उसको कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है कि जो बंदा पीसफुल पोजेशन है वो अपना आराम से वहां पे रह सकता है। हमारे एक्ट भी हैं, एक्ट भी कह रहे हैं कि आप एसआर या स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है कि जो बंदा लीगली पोजेशन में है, पीसफुल पोजेशन में है, तो उसको विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ आप उसको वहां से डिस्पोजेस नहीं कर सकते। मान लो जो वाई है, फॉर एग्जाम्पल वाई उसको डिस्पोजेस को करने की कोशिश कर रहा है, तो एक्स क्या करेगा? एक्स कोर्ट में फाइल करेगा, एक्स आपके पास आएगा क्लाइंट बन के कि सर ऐसे ऐसे करके ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं इस हाउस में रह रहा हूँ, और जो वाई है ही मे बी ट्रस्ट पासर, कोई भी बंदा हो सकता है थर्ड पर्सन, वो मुझे वहां से बाहर निकालने की, कोई गूंज लेके आ रहा है, गुंडों को लेके आ रहा है, मुझे निकालने की कोशिश कर रहा है, आप मेरी प्लीज मेरी प्रोटेक्शन को प्रोटेक्ट करो। पहले आप हम उसको क्या पूछेंगे कि आप कब से पोजेशन में हो, पोजेशन के लिए आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है जो ये चीज शो करें कि यस यू आर इन पोजेशन। फिर हम पोजेशन उसके डॉक्यूमेंट लेंगे, उससे पता लग गया कि उसका सिविल राइट है वो, कि वो पोजेशन में है, लीगली पोजेशन में है, पीसफुल पोजेशन में है, तो उसका हमने सिविल राइट उसका है। और जो वाई है वो गूंज लेके आ रहा है, वहां पे गालियां निकाल रहा है, कोई अब्यूसिव लैंग्वेज यूज कर रहा है, तो उसको क्या है, उसका वो वायलेशन हो रही है। इससे क्या हो गया, उसका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया कि यस, क्योंकि कोर्ट पहले ये पूछेगी कि आपका सर कॉज ऑफ एक्शन कब अराइज हुआ है। हम उसमें लिखेंगे सर इस दिन को, जब वो गूंज को लेके आ रहा है, या ऑन डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन, ऑन डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पर वो गूंज को लेके आ रहा है, या खुद लेके आ रहा है, या खुद आ रहा है वहां पे अब्यूसिव लैंग्वेज यूज कर रहा है, तो उस दिन से क्या है, उसका कॉज ऑफ एक्शन राइज हो गया। फिर एक इससे इंपॉर्टेंट एक और चीज है लिमिटेशन। जितने भी केसेस होते हैं, सिविल मैटर्स हैं, उनकी सभी में लिमिटेशन होती है। हमारा लिमिटेशन एक्ट है, पार्लियामेंट्री लिमिटेशन एक्ट बनाया हुआ, लेजिस्लेशन बनाया हुआ है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि हर सूट फाइल करने का लिमिटेशन पीरियड क्या है। जैसे एग्रीमेंट टू सेल है, उसका 3 इयर्स होता है। ऐसे ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट सूट्स हैं जो शेड्यूल अपेंड किया हुआ है लिमिटेशन एक्ट में, आपने पीछे उसके एंड में मेंशन है, उसमें लिखा हुआ है कि लिमिटेशन एक्ट इतना है। अब हमने ये देखना है कि क्या जो हमारा केस है विद इन लिमिटेशन है। अगर विद इन लिमिटेशन नहीं है तो हम क्या, उसकी क्या एप्लीकेशन होगी कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की। जैसे अगर सेक्शन 5 की बात करें, जो सेक्शन 5 है वो सूट्स पर एप्लीकेबल नहीं है, वो सिर्फ एप्लीकेबल है अपील्स और एप्लीकेशंस पर। तो उसके लिए हम फिर क्या करेंगे, क्या कि क्या उसका प्रोसीजर है, उसके लिए हमें सीपीसी लिमिटेशन एक्ट सारा पढ़ना पड़ेगा, सो दैट जो उसका केस है वो विद इन लिमिटेशन फाइल कर सके। उसके बाद क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो हमने ड्राफ्टिंग का पॉइंट आता है वो आता है ज्यूरिसडिक्शन।
जुरिस्डिक्शन एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि क्या इस मैटर की जुरिस्डिक्शन कहां पर फॉल करती है। ये मैं आपको पॉइंट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब भी हम प्लेंट फाइल कर देते हैं तो रिटर्न स्टेटमेंट में जो ऑपोजिट काउंसिल है वो हमेशा यही ऑब्जेक्शन लेता है कि द केस इज बार्ड बाय लिमिटेशन, दिस कोर्ट डजंट हैव जुरिस्डिक्शन टू एंटरटेन दिस सूट, or the present suit is barred by some other law, for example by some provision of law जैसे रेस जुडिकाटा, कि वो इस मैटर को ऑलरेडी किसी और कोर्ट ने या इस कोर्ट ने डिसाइड कर चुकी है, तो आप इस मैटर को फिर से नहीं आप एडजुडिकेट कर सकते बिकॉज इट इज हिट बाय प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा अंडर सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी। तो ये चीजें तभी पता लगेंगी आपको जब हमारा बेसिक लॉ है वो हमारा क्लियर होगा। बेसिक लॉ तब तक नहीं क्लियर होता जब तक हम ये हैबिट नहीं डालते बेयर एक्ट को रिवाइज करने की। जब तक हम बेयर एक्ट को पढ़ी जाएंगे हमारा एक लॉ, बहुत जो बेसिक लॉ है वो हमारा क्लियर हो जाएगा कि ये सब्सटेंटिव लॉ है, इसका ब्रीच अगर ये होता है तो इसमें ये प्रोविजन है और इसका प्रोसीजर क्या है, सीपीसी में लिखा हुआ है, सीआरपीसी में लिखा हुआ है, जो भी प्रोसीजरल लॉज है वहां पे हमारा मेंशन किया हुआ। तो मैं आपको बात कर रहा था प्लेंट की लिमिटेशन की और जुरिस्डिक्शन की। जैसे आपको पहले भी कहा है कि प्रॉपर्टी के मैटर्स हैं वहां पर फॉल करते हैं जहां पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। ऐसे ही कॉमनली हम देखते हैं आजकल जो मैटर्स चल रहे हैं, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, उसमें जुरिस्डिक्शन का बड़ा इशू होता है कि जुरिस्डिक्शन क्या है। जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल आप हिंदू मैरिज एक्ट की बात करें, वहाँ पे म्यूचुअल डिवोर्स की बात कर लें सेक्शन 13B में, वहाँ पे उन्होंने कंडीशंस बताई हुई हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास क्लाइंट्स आए, हस्बैंड वाइफ दोनों आए, वो कहते हैं कि हमने डिवोर्स लेना है, तो आप काइंडली हमें गाइड करो, हमें अपनी सर्विसेज रेंडर करो कि हम कैसे डिवोर्स ले सकते हैं। तो आप हम पूछेंगे उनको कि आपकी कब से सेपरेशन है, कब आपकी मैरिज हुई है, कहाँ पर मैरिज हुई थी, मैरिज के बाद आप कहाँ पर रह रहे थे, और क्या चीज़ है, क्या डिस्प्यूट है, कॉज ऑफ डिस्प्यूट, सब कुछ पूछोगे आप। पूछने के बाद फिर हम कहते हैं कि सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में लिखा हुआ है, दो तीन कंडीशंस है, क्या वो कंप्लाई विद कर रही है कि नहीं। फॉर एग्जांपल कि क्या वो दे हैव बीन लिविंग सेपरेटली फॉर द लास्ट 1 ईयर और उन्होंने ये डिसाइड कर चुके हैं कि हाँ हमने जो हमारा म्यूचुअल बॉन्ड है, जो हमारा रिलेशनशिप है, इट इज टोटली ब्रोकन। तो ही हम प्लेंट में लिखेंगे, अपनी पिटीशन में लिखेंगे। जो ज्वाइंट पिटीशन होती है उसमें ये लिखा जाएगा कि फॉर एग्जांपल H&W हस्बैंड एंड वाइफ की शादी हुई, ये बिफोर मैरिज इनका ये स्टेटस था, वो सिंगल थे, अनमैरिड थे, ये भी अनमैरिड थे। आफ्टर मैरिज जो इस डेट को हुई, फॉर एग्जांपल पटियाला में हुई, पटियाला में होने के बाद उनका ये स्टेटस हो गया, मैरिड स्टेटस हो गया। उसके बाद कोई बच्चा आउट ऑफ द ज्वाइंट वेडलॉक कोई उनका बेबी हुआ, जो भी कुछ है, जो फैक्ट्स होंगे वो बताएंगे। उसके बाद हमारी सेपरेशन होगी 1 साल की, 2 साल की। नाउ वी हैव डिसाइडेड कि हम वी विल नॉट लिव टुगेदर, हम एक दूसरे से कुछ क्लेम नहीं करेंगे। तो ये सारी कंडीशंस हैं। कंडीशन लिखने का यही ड्राफ्ट है। ड्राफ्ट क्या होता है, देखो ड्राफ्ट में हमेशा एक चीज और हमने याद रखनी है, लिस्ट ऑफ डेट्स एंड इवेंट्स, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने उसको मिक्स नहीं करना कि मान लो मैरिज हुई अक्टूबर में और हम उसको मैरिज को दिखा दें सितंबर में या कोई और ही डेट दिखा दें। उसको प्रॉपर फैक्ट्स को, जब भी कोई क्लाइंट आए उसकी एक प्रॉपर हम इसका मेंशन करें, अपने शीट्स में जॉट डाउन करें कि ये उसका नाम है, ये उसके वाइफ का नाम है, जो भी चीजें हैं, जो भी है डिपेंड करता है फैक्ट्स टू फैक्ट, केस टू केस क्या है उसके केस, वहां पे मेंशन करो कि क्या चीज है वहां पे कि जो उसको प्रॉपरली उसको रिलीफ दिलवा सके। उसमें मेंशन करो कि हस्बैंड वाइफ है, ये स्टेटस है, ये जुरिस्डिक्शन है, आफ्टर मैरिज वो वहां पर रहे जाके, तो ही बनेगा ना। क्योंकि अगर ऐसे तो नहीं है कि मैरिज हुई है पटियाला में, हस्बैंड रहता है लुधियाना में और वाइफ रहती है अमृतसर में, ये तो नहीं है कि चंडीगढ़ में आके केस फाइल कर देंगे वो। अगर हम वहां पे हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ेंगे, वहां पे लिखा हुआ है कौन सी कोर्ट्स हैं जहां पे आप डिवोर्स केसेस फाइल कर सकते हो, वहीं पर लिखेंगे यहाँ मैरिज हुई है, या लास्ट रिजाइडेड टुगेदर, या हस्बैंड रहा है या वाइफ रही, वहीं पर हम फाइल करते हैं। तो इस चीज के पॉइंट को, ये हमें हर चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए। कोई भी क्लाइंट आए, इससे क्या है, क्लाइंट को भी लॉयर पर, अपने लॉयर पर बड़ा ट्रस्ट होता है कि यस माय लॉयर इज वेरी कॉम्पिटेंट एंड ये जो लॉयर है ये मुझे रिलीफ दिलवा के हटेगा। देखो हमारा लॉयर्स का क्या काम है, टू रिप्रेजेंट द केस ऑफ अर क्लाइंट। हमने अपने क्लाइंट को प्रॉपरली उसकी बात को सुन के, पेशेंटली सुन के, जो प्रेजेंट लॉ है उसको देखना है कि क्या हमारा जो क्लाइंट का केस है कवर्ड बाय दैट लॉ है, उस लॉ को हमने वहां मेंशन करना है, इनकॉर्पोरेट करना है और हमने कोर्ट में उसको प्रेजेंट करना है।
उसको इतना कंसाइज, इतना ब्यूटीफुल इन द सेंस, मतलब उसको बड़ा शॉर्ट लैंग्वेज, बड़ी क्लियर कट, कोई इसको हमने टेक्निकल लैंग्वेज नहीं यूज करनी, बड़ा सिंपल लैंग्वेज ऐसे यूज करनी है कि अगर कोई लेमैन उसे पढ़े तो उसको पता लग जाए कि इनकी प्रॉब्लम क्या है और उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी ये है। कई बार क्या होता है, कुछ सिमिलर फैक्ट्स होते हैं, सिमिलर फैक्ट्स में ऑलरेडी जजमेंट्स आई होती है, तो हम कह सकते हैं कि इन द सिमिलर केस my case is also covered by that similar case which is decided by honorable high court, supreme court, या कोई भी चीज है तो उसमें क्या इजी रहता है ऑनरेबल कोर्ट को भी कि हाँ ये सिमिलर फैक्ट्स है ऑन द सेम फुटिंग। तो ये चीज हमने मेंशन करेंगे, इसके लिए हमें सर्च करना है कि सर्च करेंगे उसके क्लाइंट के डिटेल्स को, उसके लॉ के बारे में, उसके फैक्ट्स के बारे में, तो हम उसको अपना प्रॉपरली उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक चीज और है, अगर हम ये चीज मिस आउट करते हैं, जैसे लिमिटेशन हो गया, अगर हम उसको प्रॉपरली जो कॉज ऑफ एक्शन है उसको नहीं दिखा सके, या हमने जो कोर्ट फीस है, जो कोर्ट फीस होती है, कोर्ट फीस में जो कोर्ट फीस अगर हमने प्रॉपरली फिक्स नहीं की, तो आपको मैं बताता हूँ कि ऑर्डर 7 रूल 11, वहाँ पे ऑर्डर 7 रूल 11 है जहाँ पे रिजेक्शन ऑफ प्लेंट है, आपके एट द आउटसेट कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ द प्लेंट with even without hearing the defendant, without adverting to the written statement, जो प्लेंट को रिजेक्ट कर सकता है कि आपकी जो प्लेंट है वो रिजेक्ट होगी बिकॉज इट डज नॉट डिस्क्लोज कॉज ऑफ एक्शन। अगर आपका जुरिडिक्शन पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर उसका एरर है, कोई आपने गलत जुरिडिक्शन में फाइल कर दिया, तो कोर्ट आपकी प्लेंट को रिटर्न कर देगा कि सर आपने गलत कोर्ट में फाइल कर दिया, काइंडली गो टू दिस कोर्ट, वहां पर जाके फाइल करो। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने हमेशा अपने माइंड में याद रखने हैं इस चीज के लिए। तो इसमें हमें जो सीपीसी में बताया गया, ऑर्डर 6 है, ऑर्डर 7 है, ऑर्डर 8 है, वहां पे सारा प्रॉपरली डिस्क्राइब किया हुआ है। ऑर्डर 6 जो कहता है प्लीडिंग्स, प्लीडिंग शैल मीन प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट, बट इसके अलावा रेप्लीकेशन अगर कोर्ट परमिट करती है, रेप्लीकेशन क्या होता है, जो रिटन स्टेट में आया उसका रिप्लाई देना, कि मान लो कुछ रिटन स्टेटमेंट के बाद हम कोई रिप्लाई उसका देना चाहते हैं, रिप्लाई टू रिटन स्टेटमेंट, तो विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट वी कैन गिव ए रेप्लीकेशन। रेप्लीकेशन में फॉर एग्जांपल कुछ नए फैक्ट्स आए हैं, तो जो डिफेंडेंट है वो कहता है अगर एप्लीकेशन में न्यू फैक्ट्स आए हैं, मैं उसको काउंटर करने के लिए रीजॉइंडर देना चाहता हूं, तो विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट हम रीजॉइंडर भी दे सकते हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं, जो बेसिक चीजें अगर हमें बेसिक नॉलेज लॉ की होगी तो ही हम प्रॉपरली ड्राफ्ट कर पाएंगे। तो ड्राफ्टिंग कभी भी, मैं आपको फिर से वो कर रहा हूँ, रिमाइंड करवा रहा हूँ, या फिर से एक गाइडेंस दे रहा हूँ, कभी भी ड्राफ्टिंग के नाम पर आपने ये हिच नहीं करना, कभी ये नहीं सोचना कि अच्छा ड्राफ्टिंग यार कोई बहुत बड़ी चीज है, मैं ड्राफ्ट नहीं कर सकता। हम देखते हैं कि आपके सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं, हम 4 4 शीट्स भर देते हैं, 5 शीट्स भर देते हैं, लिखते रहते हैं कि ये हुआ था, वो हुआ था, ये हुआ था। वैसे ड्राफ्टिंग है, ड्राफ्टिंग तो आई थिंक उससे भी ज्यादा आसान है जब आप उसको प्रॉपरली क्लाइंट के केस को समझ लोगे। समझने के बाद उसको प्रॉपरली उसको आप लिखो, जॉट डाउन करो। एक चीज और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब भी क्लाइंट आए उसके फैक्ट्स को सुनो, सुनने के बाद उसको जॉट डाउन करो, जॉट डाउन के बाद उसी फैक्ट्स को अपने क्लाइंट को बताओ कि हाँ जी यही बात है, यही प्रॉब्लम है आपकी। ऐसे ना हो वो कुछ और रिलीफ अपना मांग रहा है और हम कोई और लाइन पर चल रहे हैं, उसको बताओ कि यही चीज आप चाहते हो। फिर उसी चीज पर जाने के लिए आप सर्च करो, हमारे इतने केस लॉज हैं, हमारी इतनी आती हैं बुक्स, आती हैं पब्लिशर्स की बुक्स आती हैं, एससीसी है, एपेक्स कोर्ट है, आरसीआर है, ट्रिपल सी है। आपके वहां पर जब लॉ ऑफिस में जाते हैं तो वहां पे वो सारा कुछ है। लॉ ऑफिस में जब जाते हैं, लाइब्रेरीज में जाते हैं हम, कोर्ट्स की लाइब्रेरीज में, वहां पर सब कुछ अवेलेबल है, वहां पर जाके सर्च करो। सर्च करने के बाद फिर उसको ड्राफ्ट करो, और ड्राफ्टिंग करके, क्योंकि एक चीज और है, कभी भी एक बार ड्राफ्ट करके ये नहीं होगा कि वो फाइनल ड्राफ्ट हो गया। पहला ड्राफ्ट हमेशा होता है रफ ड्राफ्ट, चाहे आप जितने मर्जी ड्राफ्ट कर लो, कभी भी ये नहीं होगा कि आपने एक ड्राफ्ट कर लिया वो आप सेटिस्फाइड हो जाओगे। एक ड्राफ्ट कर लिया वो जस्ट रफ है, उसको पढ़ो कि क्या क्या चीजें रहेगी, और उसको इस तरीके से पढ़ो कि कल को जब कोर्ट पढ़ेगी, कोर्ट बड़े न्यूट्रल वे से उसको पढ़ो कि अगर जब कोर्ट पढ़ेगी तो कोर्ट के माइंड में क्या ओपिनियन आ सकता है, क्या हमने फेयरली उसको प्रॉपरली मेंशन कर दिया कि नहीं कर दिया। अगर कोई चीज रहती है उसको पॉलिश करो, पॉलिश करके उसको फिर उसको मेंशन करो, सो दैट जो हमारी प्लेंट है, हमारी पिटीशन है, वो जो हम फैक्ट्स कहते हैं, जो हम लॉ हमारा कहता है उसके अकॉर्डिंग वो प्रिपेयर हो जाए।
सो दैट जाते ही कोर्ट में जाते ही अगर पॉसिबल है, कोई ऐसा कोई स्टे मैटर है, कोई बेल मैटर है, या कुछ भी कोई रिट पिटिशन का मैटर है, अगर उस उन सर्कमस्टांसिस में अगर फर्स्ट डेट पर ही हमें रिलीफ मिल जाए ऑन द बेसिस ऑफ अ ड्राफ्टिंग। और मैं आपको एक चीज अपने बारे में बताता हूँ, मैंने खुद देखा है एक केस में सिर्फ ड्राफ्टिंग के बेसिस पर ही कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ है। सिर्फ ड्राफ्टिंग के बेसिस पर उतना उसको हर चीज को मेंशन कर दिया नेक्सट्स लगा के कि उस दिन मैं कोर्ट में जा नहीं पाया ड्यू टू सम प्रॉब्लम, और कोर्ट ने उसके बेसिस पर ही, मेरी प्रेजेंट लिखा हुआ ऊपर नन फॉर द पिटिशनर, बट नीचे कोर्ट ने स्टे कर दिया। क्योंकि आपने ड्राफ्टिंग के बेसिस पर आप ड्राफ्टिंग में इतना एक्सप्रेसली उसको स्पेसिफिकली इतना मेंशन कर दो कि कोर्ट को जाते ही, और एक चीज और, जो रिस्पोंडेंट पार्टी या डिफेंडेंट पार्टी है, जब आपकी ड्राफ्टिंग इतनी अच्छी तरीके से ड्राफ्ट हुई होगी तो डिफेंडेंट को, रिस्पोंडेंट पार्टी को उस चीज को काउंटर करने के लिए जितना आपने दिमाग लगाया है उससे ट्रिपल दिमाग लगाना पड़ेगा, इस चीज को मैं कैसे काउंटर करूं। क्योंकि जब हम इतना स्पेसिफिक हो जाते हैं तो उनको बहुत बार सोचना पड़ेगा कि इसको मैं कैसे काउंटर करूं, कि इस चीज को कैसे डिनाई करूं। तो ड्राफ्टिंग के ये रूल्स हैं, ये टिप्स हैं कि अपना पहले क्लाइंट को प्रॉपरली सुनो, सुनने में जो चीजें हैं उसको सुनो, उसको पहले प्रॉपरली सुन के फिर अपना ड्राफ्ट करो। मेन चीजें जो हमने ध्यान रखनी है हमेशा ड्राफ्टिंग के लिए वो है लीगल टर्मिनोलॉजी। हमेशा लॉ में, ड्राफ्टिंग में लीगल टर्मिनोलॉजी, जो लीगल वर्ड्स हैं, लॉ वर्ड्स हैं, उनको यूज करो। और वो कैसे आएंगे? जब हम केस लॉज पढ़ेंगे, जब हम जजमेंट्स पढ़ेंगे। जजमेंट्स कौन सी? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की पढ़ो, ऑनरेबल हाई कोर्ट की, जो भी जजमेंट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के जजमेंट्स भी हैं। अगर हम जब पढ़ेंगे तो जो हमारी लीगल वोकेबलरी है कि प्लेंटिफ है, डिफेंडेंट है, सूट प्रॉपर्टी, लैंड इन डिस्प्यूट, जो भी चीजें हैं, डिमाइस्ड लैंड, जो भी चीजें हैं, जब हम उसको पढ़ेंगे तो हमें जो लीगल वर्ड्स हैं, हमें उसको बड़ी अच्छे थॉरली हमें उसको फिर हम यूज करना स्टार्ट कर देंगे। लीगल टर्मिनोलॉजी, फिर लीगल लैंग्वेज वो आपको आनी चाहिए। वो कैसे आएगी? यही केस लॉज, जजमेंट्स पढ़ने से। और एक चीज और, फ्री टाइम में, जब कल को आपने लॉ करनी है, लॉ कर रहे हो, लॉ करें जब ग्रेजुएट हो गए, उसके बाद फ्री टाइम में कोई भी आप कोर्ट ज्वाइन करते हो, कोर्ट में जिसके भी लॉ ऑफिस में ज्वाइन करते हो, फ्री टाइम में मैं आपको ये एडवाइस करता हूँ, बीइंग योर कोलीग, कि कोई बातें ना करो, रादर जो वकील साहब के वहां पर ड्राफ्ट्स पढ़े हैं वो बैठ के पढ़ो कि उन्होंने ड्राफ्ट कैसे प्रिपेयर किए हैं। जब आप ड्राफ्ट पढ़ोगे आपका काफी जो माइंड है बड़ा, बहुत जिसको कहते हैं ना, माइंड आपका बड़ा खुल जाएगा कि अच्छा ऐसे ड्राफ्ट करते हैं, ये चीज हमने लिखनी है, अगर आप हम रिस्पोंडेंट साइड से हैं, ये चीज हमने डिनाई करनी है, ये चीज डिनाई नहीं करनी, ये चीज हमने एडमिट करनी है। ये तभी होगा जब हम इसको कीप ऑन रीडिंग, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। जैसे मैं आपको फिर वही बात लेके जा रहा हूँ कि चाइल्डहुड डेज में भी, स्कूल डेज में हमारे टीचर्स यही कहते होते थे कि जब नोटिस राइटिंग में किसको प्रैक्टिस करो घर जाके, किसको कैसे 50 वर्ड्स में लिख सकते हो, स्पेसिफिक लिख सकते हो, वो कैसे आएगा? प्रैक्टिस से। जब हम प्रैक्टिस, कीप ऑन रीडिंग, उसको पढ़ेंगे, ड्राफ्ट को पढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट ड्राफ्ट्स को, कि कैसे पिटीशन बनानी है, कैसे रेंट पिटीशन बनानी है, कैसे एग्रीमेंट टू सेल का जो ड्राफ्ट है वो कैसे प्रिपेयर करना है, हर चीज जब हम पढ़ेंगे तभी हमें पता लगेगा। और उसके साथ साथ लॉ की कमांड अगर होगी तो उससे क्या है, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज्यादा बिल्डअप होगा, बड़ा बूस्ट होगा। क्योंकि जब आपको ये पता होगा कि लॉ ये कहता है, तो आप पूरा क्लाइंट को कहते हो कि सर डोंट वरी अबाउट इट, मैं आपके केस के लिए 100% बेस्ट एफर्ट्स करूंगा, फुल एफर्ट्स करूंगा कि ये प्रोविजन है लॉ की, आपकी ये सिचुएशन है, आपकी ये ग्रीवियंस है, और ये हमारा प्रेजेंट लॉ है, सेटल्ड लॉ है, तो हम इसके बेसिस पर हम अपनी फाइट करेंगे। तो यही चीज है मेन ड्राफ्टिंग का। कभी भी ये डरना नहीं है कि ड्राफ्टिंग डिफिकल्ट है, कुछ भी है, ड्राफ्टिंग इज वेरी इजी। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कीप ऑन रीडिंग, ड्राफ्टिंग सब आएगी। और फ्री टाइम में मैं कॉलेज को भी यही एक एडवाइस करूंगा कि अगर इफ पॉसिबल, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के वहां से हैं, ड्राफ्ट जो हैं सभी बच्चों को, स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किए जाएं, सो दैट जब वो कल को ग्रेजुएट हो जाएं, जब जो यहाँ से कॉलेज से निकले, तो उनको एक मन में ये ना हो कि यार कि ड्राफ्ट कैसे करना है, कि कल उनके पास ग्रेजुएशन के बाद निकलते ही जब कोई क्लाइंट आए, वो उसको 10 मिनट में ड्राफ्ट तैयार करके दे दें कि सर ये लो आपका लीगल नोटिस तैयार है, आगे बताओ क्या करना है। और उनका कॉन्फिडेंस बड़ा बढ़ेगा। क्योंकि हम देखते हैं जब लॉ ग्रेजुएट, जब कोई भी है, मैंने भी जब लॉ की, जब निकलते सार बड़ा एक थोड़ा सा फील होता है कि यार अच्छा कैसे करूंगा मैं, कौन हेल्प करेगा, क्या होता है। अगर यही चीज प्रैक्टिकल नॉलेज हमें लॉ कॉलेजेस में, लॉ स्कूल में सिखाई जाएगी,
तो मुझे नहीं लगता कल को किसी को भी कोई प्रॉब्लम आएगी। तो आई थिंक इट्स एक, अगर किसी को कोई भी कोई क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है लॉ के रिगार्डिंग, कुछ भी है, चाहे ड्राफ्टिंग है, एनीथिंग एल्स, आप मुझे पूछो। कुछ भी क्वेरी अगर है कोई कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। और यही ड्राफ्टिंग है और ये जो स्किल्स हमें कहते हैं, स्किल्स तभी आएंगे विद द एक्सपीरियंस, जब हम कीप ऑन रीडिंग लेक्चर्स। कुछ स्किल्स देखो क्या होता है, हम एविडेंस एक्ट में पढ़ते हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं। एक्सपर्ट कौन बनता है, जब वो उसकी प्रैक्टिस करता रहता है। हम कोई भी बंदा कहता है ना कि यार वो उस फील्ड में एक्सपर्ट है, क्यों एक्सपर्ट है? क्योंकि उस फील्ड में उसने नॉलेज बहुत इन्हांस की है, अपनी नॉलेज बहुत इकट्ठी की है। नॉलेज लेने के बाद अब उसको पता लग गया कि टेक्निकल प्रॉब्लम क्या आती है, क्या लीगली क्या प्रॉब्लम आ सकती है। सो दिस इज अ वे टू ड्राफ्ट द पिटिशंस। सो आप इसके अकॉर्डिंग आप सक्सेसफुल हो सकते हो। और मैं सबको यही प्रे करूंगा कि आप सारे जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी, क्योंकि आजकल कोई जुडिशियल एस्पिरेंट्स होते हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, कोई प्रैक्टिस के लिए, जो भी आपके ड्रीम्स हैं वो आपके सभी के फुलफिल हो। और आई एम अगेन वेरी थैंकफुल टू ऑल द फैकल्टी मेंबर्स ऑफ द गवर्नमेंट, ऑफ द लॉ डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट महिंद्रा कॉलेज, सभी प्रिंसिपल मैम, एचओडी मैम, टीचर इंचार्ज सर एंड राजवीर मैम, एंड ऑल द जो स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनका भी बड़ा मैम थैंक यू कि उन्होंने टाइम दिया। और आप सभी बच्चों का मैं थैंक यू करता हूँ। यस, एक क्वेश्चन आया है कि व्हाट वुड बी योर गोल्डन एडवाइस टू लॉ स्टूडेंट फ्रॉम योर लाइफ एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉ। मैं एक चीज बस ये कहूंगा जरूर कि इस प्रोफेशन में, ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है, नोबल प्रोफेशन है, बहुत बेस्ट प्रोफेशन है, बट इस प्रोफेशन में दो तीन कीज है, मंत्र है, वो हमेशा याद रखना। हार्ड वर्क। कभी भी देखो, जो ये प्रोफेशन है हमें पता है चैलेंजिंग प्रोफेशन है, टाइम लगता है, थोड़ा स्ट्रगल भी करना पड़ता है, प्रोक्योरमेंट करनी पड़ती है, कुछ भी है, बट कभी भी गिव अप नहीं करना। हमेशा आपने ये सोचना है कि हार्ड वर्क इज अ की टू सक्सेस। कोई इसका शॉर्टकट नहीं है। हार्ड वर्क करो, जितना कर सकते हो हार्ड वर्क करो। और मैं आपको 100% कहता हूँ कि हमारे जैसे यहाँ पर भी हाई कोर्ट में जो हमारे इतने डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट्स हैं, जो 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 इतने जिसको हम अपना रोल मानते हैं, ठीक नहीं बात कि हाँ उन्होंने इतनी मेहनत, वो सभी लोगों ने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। क्योंकि हम कई बार क्या देखते हैं, हम सिर्फ देखते हैं बंदे का सक्सेस, कि यार वो बंदा कितना सक्सेसफुल पर्सन है, बट जो उसका स्ट्रगल पीरियड है, अगर हम उसको देखें, उसको देखने के बाद हम भी वो स्ट्रगल करें, तो मैं कहता हूँ कोई भी बंदा आपको पीछे नहीं अपना कोई हटा सकता। एक क्वेश्चन आ रहा है कि टेल अबाउट फर्स्ट जनरेशन लॉ स्टूडेंट। बहुत बड़ा ये क्वेश्चन है आज के टाइम में कि जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर है उसको कई बार बड़ी डिफिकल्टी आती है कि यार मैं कैसे, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है लॉ का, तो मैं कैसे इसको मैं आगे परस्यू करूं। उसके लिए मेरी बेस्ट एडवाइस है, कभी भी आपने पहली बात हमेशा पॉजिटिव रहना है, मोटिवेटेड रहना है। और कई बार पता है हम क्या करते हैं, हम कंपैरिजन करने लग जाते हैं कि यार उसके तो देखो फादर एडवोकेट है, उसको तो एक्सपोर्ट है। कभी ऐसी सोचने वाली बात नहीं है। अगर उसके फादर, वो भी कभी किसी टाइम फर्स्ट टाइम ही होंगे, वो भी किसी टाइम बिगिनर ही होंगे। अगर ठीक है उनका आज बेटा उनके साथ है, उनका या आगे जो लिगेसी चला रहा है, कभी तो वो फर्स्ट टाइम होंगे, कभी तो उन्होंने एक नाम बनाया होगा। तो कभी भी ये नहीं डरना, और आप में वो कैपेबिलिटी है कि हम वो चीज कर सकते हैं। कई बार लोगों को लगता है कि मैं फर्स्ट टाइम लॉयर हूँ, मेरे पास प्रोक्योरमेंट नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, थोड़ा स्ट्रगलिंग प्रोफेशन है, डिफिकल्टीज आती हैं, बट आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम, देखो अगर आपकी लॉ पर कमांड होगी, तो जब क्लाइंट आपके पास आएगा, मान लो आपने लॉ की 2020 में, आपके पास क्लाइंट आया, अगर आपके पास लॉ की कमांड है, अगर आप अभी से आदत डाल लो, ये हैबिट डाल लो केस लॉस पढ़ने की, तो मुझे नहीं लगता कोई भी आपको प्रॉब्लम आएगी। इज देयर स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉर ड्राफ्टिंग और इट वेरीज फॉर डिफरेंट एक्ट्स? देखो इसका कोई प्रोसीजर नहीं होता ड्राफ्टिंग का। ड्राफ्टिंग डिपेंड्स अपॉन केस टू केस। किसी कोई केस का देखो, हर हर कोई केस है उसके डिफरेंट फैक्ट्स हैं। कोई हम फॉर एग्जांपल मैट्रिमोनियल है उसका डिफरेंट है, अगर 125 सीआरपीसी कोई मेंटेनेंस का उसका डिफरेंट है, अगर कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का डिफरेंट है। वैसे इसके नो डाउट इसके जो प्रोसीजर्स हैं, जो बेसिक प्रोसीजर्स की बुक्स भी आती हैं, ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग्स की बुक्स भी आती हैं जहाँ पे ड्राफ्ट प्रोवाइड किए हुए हैं, बट वो जस्ट एक आपका एक
रेफरेंस है, रेफरेंस बुक है। वो ये नहीं है कि आपने उसको उसके अकॉर्डिंग बनाना है। आप अपनी ड्राफ्टिंग स्किल्स अपनाओ, आपकी अपनी एक लैंग्वेज स्किल्स हैं, उसको आप लिखो प्रॉपरली, फैक्ट्स को लिखो, लॉ को लिखो कि ये लॉ एप्लीकेबल है, जो मेरा केस है कवर्ड बाय दिस लॉ है, और उसमें फिर आप लिमिटेशन, जुरिस्डिक्शन, सारे पॉइंट लिखो। जब आप 3-4 ड्राफ्ट लिख लोगे तो आपको आपको कोई बंदा कहेगा कि जी ड्राफ्ट करना, आपको कहोगे सर 5 मिनट दो मुझे, आपका केस ड्राफ्ट। नहीं तो बहुत ईजी है। और क्वेश्चन आ रहे हैं कि काइंडली लेट अस नो एज टू हाउ मेनी केस लॉज शुड बी रिलाइड ऑन व्हाइल ड्राफ्टिंग एन आर्गुमेंट। देखो इट डिपेंड्स अपॉन कि आपने केस लॉज, क्या होता है केस लॉज का कोई नंबर ऑफ केसेस नहीं है। अगर उस सिमिलर फैक्ट्स पर, उस फैक्ट्स पर अगर एन नंबर ऑफ केसेस हैं तो आप सिनॉप्सिस बना के कोर्ट में सबमिट करा दो कि सर ये मेरा केस, ये मेरे फैक्ट्स हैं, इस प्रेजेंट फैक्ट्स पर ये सेटल्ड लॉ है जो कि ये कोर्ट्स ने फॉलो किया हुआ है, एंड स्टिल इट होल्ड्स अ गुड लॉ। आप उसको वहां पे प्रेजेंट करो। कोर्ट अपना, कोर्ट देखो देखो जो कोर्ट्स हैं वो भी लॉ के बाहर तो जाएंगे नहीं। स्टैचूट है, पार्लियामेंट ने लेजिस्लेशन बनाई है, उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने उसकी इंटरप्रिटेशन की है। अगर इंटरप्रिटेशन जो है आपके फैक्ट्स पर एप्लीकेबल करती है तो यू शुड वहां पर अपना जो आपका लॉ है आप सिनॉप्सिस दो उसको। क्योंकि देखो जो कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स कहती हैं हमेशा कि सर जो आपकी आर्गुमेंट्स हैं क्या इट इज सपोर्टेड बाय सम जजमेंट्स। तो हम क्या करते हैं, हम लॉ सर्च करते हैं कि यस सर ये देखो इस लॉ में, इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये चीज कही है कि इसका ये रिलीफ बनता है। तो हम कहते हैं कोर्ट को, फिर कोर्ट उसको क्या करती है, अगर कोर्ट को लगता है कि ये जो जजमेंट है इस प्रेजेंट केस पर एप्लीकेबल है, वो लिख देगी जो ये प्रेजेंट केस इज स्क्वेयरली कवर्ड बाय दिस जजमेंट, देयरफॉर आई एम डिसाइडिंग माय दिस केस इन द फेवर ऑफ द प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, जो भी है एज अ फैक्ट, एज अ केस में भी। अगर वो कहेगी कि ये जजमेंट एप्लीकेबल नहीं है तो कोर्ट लिख देगी कि उसके फैक्ट्स जो थे डिफरेंट थे, इसके प्रेजेंट केस के जो फैक्ट्स हैं डिफरेंट हैं, सो देयरफॉर दिस जजमेंट इज नॉट एप्लीकेबल टू द प्रेजेंट केस इन हैंड। Do you feel that the bar should take some steps to teach the drafting skills in law colleges? देखो जो आप कह रहे हैं कि बार शुड टेक सम स्टेप्स, आई थिंक बार की बजाय बार भी कर सकती है, नो डाउट। बट जो हमारे कॉलेज हैं, लॉ कॉलेजेस हैं, वहां पर जो ड्राफ्टिंग्स हैं, हमारे ड्राफ्टिंग्स हैं, वो हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, सिविल कोर्ट से, जो हमारे सब डिवीजन कोर्ट्स हैं वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। वहां पे जैसे लाइब्रेरीज होती हैं, वहां पे जाके आप कलेक्ट कर सकते हैं। और हम एक लेक्चर दे सकते हैं, लेक्चर इन द सेंस मतलब एक बच्चों को कह सकते हैं, स्टूडेंट्स को, कि आपको एक प्रोपोजिशन दे दी, मान लो फॉर एग्जांपल आपका कोई, जैसे मैट्रिमोनियल बताया मैंने आपको, या कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट बताया है, कोई भी डिस्प्यूट है, प्रोपोजिशन है कि आप इसको ड्राफ्ट करो, कि इसको आप ड्राफ्ट करो प्रॉपरली। वो ड्राफ्ट करेंगे। देखो जब प्रैक्टिस करेंगे फर्स्ट टाइम, मैं मानता हूँ कि मिस्टेक्स हो सकती हैं, हमारे में गलती हो सकती है, क्योंकि हम कोई परफेक्ट तो है नहीं, और लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है, हम हमेशा रोज सीखते हैं। लॉ एक इतना वाइड सब्जेक्ट है, कोई भी इसमें एक्सपर्ट नहीं है, हर रोज हम लर्नर हैं, स्टूडेंट्स हैं हम लॉ लॉ के। अगर हम, वो राम जेठमलानी जी कहते होते थे कि 100 साल की उम्र में भी आज भी मैं स्टूडेंट हूँ, क्योंकि ये लॉ है, रोज चेंज होता है। जब रोज चेंज होता है, रोज हम स्टूडेंट है, रोज हमें पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी कभी इंफीरियर कम्प्लेक्स मत लेके आओ कि यार मुझे आता नहीं है। प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपका आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यही आई थिंक, अगेन एंड थैंक यू, थैंक यू अगेन, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।